हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है और मैं आपके कमेंट्स में आपके प्यार से मुझे समझ भी आ रहा है। और आप देख सकते हो कि मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी तरीके से सेम 6 का ये जो एग्जाम है 12th और 15th को, उसके पहले हम एक एक चैप्टर करवा दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दें। और मैं फिर प्रॉमिस करता हूं एग्जाम के एक रात पहले मैं आपके साथ रहूंगा। 12 को एफएम है, 11 को अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 12 बजे से 1 बजे से एक टाइमिंग सेट कर लेंगे और उसके साथ हम लोग 5-6 घंटे का साथ में 2-2 घंटे का लेक्चर लेके ब्रेक ले लेके सारा टॉपिक रिवाइज कराएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं अपने साइड से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाए, बेस्ट जाए। राइट, चलिए। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में करीब करीब 15 से 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाएगा। आप समझ रहे हो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। 10 मार्क्स का एक बड़ा सम्स, 5 मार्क्स का हो सकता है एक सम्स आए, 2 सम्स आए, लेकिन आएगा। तो 15 से 20 मार्क्स इज अ वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि अभी तक हम लोग एफएम में डिविडेंड पॉलिसी कर चुके 10 मार्क्स का, वर्किंग कैपिटल कर लिए 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 5-10 मार्क्स का थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी आएगा। तो मैं अगर 15 भी मान के चलता हूं उसमें, और 10 यहाँ 25 और 20 यहाँ 45, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेवरेज है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो भी पेंडिंग है वो मैं करवा दूंगा। आप टेंशन मत लो मेरा बच्चा, बस आप अपना प्यार बनाए रखो। और उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा सपोर्ट आपके साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है, तो बस ये बनाए रखना। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी कर लो, क्योंकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे उसके लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एनीवे और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, क्या हो गया भाई, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पे अपने आप को ऐड नहीं किया है, आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस कोड को स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। So let's start the topic, and the today's topic is capital expenditure, which is also known as capital budgeting. Same name, same concept. What is the logic of this capital expenditure? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि होता क्या है, देखो ये समझ में आ रहा है। कैपिटल का मतलब ही होता है, आज के वीडियो में क्या होगा भाई, ओके। तो कैपिटल मतलब यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स। एक्सपेंडिचर मतलब हम उस एसेट को खरीदेंगे, तो इस एसेट को खरीदने पे मुझे फायदा है या नहीं है, कितने दिन में पैसा वापस आएगा, कितना प्रॉफिट है, रिटर्न है, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं कि अपने को इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पे बैक पीरियड, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंटेड पे बैक। ये बड़े सम्स में आने का चांस है, छोटे में चांसेस कम है, बट फिर भी अगर पूछ दे तो कोई बात नहीं है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। छठा हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल रैशनिंग, रेशनिंग जिसको बोल सकते हैं, जो भी बोलो यार, मेरे मुझे लगता है कि इस बार शायद कैपिटल रैशनिंग पे क्वेश्चन पूछे, तो मैं इस पे एक कंसेप्ट को आज या नेक्स्ट जो भी जैसा समय होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पहले हम लोग अपने इस पूरे एक एक फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, आई सर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय
एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कहीं कहीं पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिखा जाता है, कोई कोई किताब इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करता है। आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप दोनों का यूज कर लो एग्जाम हॉल में 5 मार्क्स में, अगर आप कर सकते हो। किसी का हिम्मत नहीं है कि आप इसको यूज करो और काट दे, ये गारंटी है मेरा। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कटने का चांसेस बहुत है, बट इस पे कटने का चांसेस नहीं है, क्योंकि रियलिटी में दिस इज अप्लाइड, राइट। रियल में यूनिवर्सिटीज या एडवांस में ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में आप सब जानते हो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक टॉपिक था अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से डेप्रिसिएशन निकला तो क्या बचा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट निकला तो क्या बचा अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स निकला तो क्या बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यही है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज दिया, दैट मींस नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट और रॉन्ग। एआरआर इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि ये हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इनटू 100 कर रहे हैं। मेरी बात को समझो, ARR is calculated in terms of percentage। तो अगर ROI परसेंटेज में दिया है, दैट मींस वो ARR ही है, ROI इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर ROI इन टर्म्स ऑफ रुपीस दिया है, तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये नए नए नाम से जाना जाता है, फंसाने के लिए नया नाम आपका यूज किया जा सकता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब हम बात करेंगे एवरेज क्या होता है। बेटा अगर हमें पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, अगर एक साल है, ध्यान से समझना, एवरेज में दो लॉजिक चलता है। एवरेज के पहले चीजों को समझो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर सिर्फ एक साल का निकालना है, तो एक साल में फिर एवरेज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक से ज्यादा साल का निकालना है, तो अब हम एवरेज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एवरेज। अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी ईयर कांस्टेंट है, क्या है बेटा? कांस्टेंट, तो एवरेज इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बात लॉजिक है। अरे मेरे भाई, हर साल अगर 10-10 रुपया करके कमा रहे हैं, तो एवरेज तो 10 ही हो गया ना मेरे भाई, क्योंकि हर साल का प्रॉफिट सेम है, तो एवरेज तो वही रह जाएगा। बट अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेंज होता है हर साल, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, तब हमें एवरेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड दैट इज सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लाइफ, या एन जिसको हम लोग बोलते हैं। मान लो 5 साल का प्रॉफिट दिया, तो 5 साल का प्रॉफिट निकालो, सम करो और डिवाइड करोगे उसके लाइफ से, दैट इज एन 5 से। कोई दिक्कत यहां? ओके। अब तो पहला फॉर्मूला तो ये है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो और एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसी में ना एक नया कंसेप्ट आता है, या इस टॉपिक के बाद एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम है कैश इनफ्लो। जब आप अपने अर्निंग आफ्टर टैक्स में से ऐड करोगे अपने नॉन कैश एक्सपेंडिचर को, किसको ऐड करोगे बेटा? नॉन कैश एक्सपेंस को, दैट इज डेप्रिसिएशन को, तो मुझे मिलेगा कैश इनफ्लो। क्या मिलेगा बेटा? कैश इनफ्लो। दिस कैश इनफ्लो इज आफ्टर टैक्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स दे देता है। इसका मतलब यह होता है कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स इज आफ्टर अर्निंग एंड आफ्टर अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। मान लो, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक क्वेश्चन हम आपको बना दे ऐसे, क्या कि भाई साहब कैश फ्लो, फ्लो बोल रहा हूं मतलब इनफ्लो बोल रहा हूं, आफ्टर टैक्स एवरी ईयर है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ एसेट है 20 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख,
लाइफ ऑफ एसेट है 5 साल। देखो कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल के दो। अब क्या होता है कि आज तक हम यही पढ़कर आए कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन बेटा अगर मैं आपको यह कहता हूं कि आप यहां से यहां जाना जानते हो, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप यहां से यहां भी जाना जानते होंगे? हाँ सर, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो कैश इनफ्लो आ जाता है, उसी तरीके से कैश इनफ्लो से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यस और नो? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। कैश इनफ्लो कितना है बेटा? 5 लाख। अब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट? 20 लाख। इंस्टॉलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 साल, तो 18/5 कितना होगा मेरे भाई? 3.6 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? 3.6 लाख माइनस कर देंगे तो 1.4 लाख। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और क्योंकि ये हर साल सेम है तो एवरेज भी सेम रह जाएगा। बस अब हमें एआरआर का फॉर्मूला लगाना है, और एआरआर का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 1.4 लाख डिवाइडेड बाई, अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे जाऊं तो 20 लाख इंटू 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, अगर एवरेज में जाऊंगा तो क्या करूंगा वो मैं भी बताऊंगा, अभी बताया नहीं हूं। बट मैं आपको यहां पर एक नया टेक्निक सिखाया पैट निकालने का, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लगता है कि अरे क्या है एआरआर, एक छोटा सा टेक्निक मैं ये दे दिया ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे यहां पे डुबकी लगा लेंगे, कंसेप्ट जानते हुए वो गड़बड़ करके आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट का। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा मिटा देता हूं और यहीं पे लिखता हूं ताकि आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ये सारा चीज प्लस हो जाएगा। मैं अगर इसको थोड़ा ठीक कर दूं, थोड़ा सा प्रॉपर वे कर दूं, तो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। आई विल सजेस्ट यू एआरआर में आप यही फॉर्मूला यूज करिए। मैं ये कहता हूं क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सिटी कैसे पेपर चेक करता है। हम लोग इस कंसेप्ट को देखे हैं, समझे हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि किताब और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। मैं ये कहता हूं कई कई किताब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है, कई कई किताब सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करता है। कोई बात नहीं, आप इसको यूज करिए, राइट? अब बच्चे मुझे कहते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन भी नहीं दिया, स्क्रैप वैल्यू भी नहीं दिया, वर्किंग कैपिटल भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं बेटा, तब तो क्या बचा? सिर्फ यही ना बचा, और इसको तो तुम हटा नहीं सकते हो, तो इनिशियल बाई 2 फॉर्मूला लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन सी एज अ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जानते हो ऐसा फॉर्मूला क्यों यूज होता है? डिवाइड बाई 2 क्यों करते हैं? एक बात समझो ना, आज अगर 5 लाख लगाए तो उसका इस्तेमाल 5 साल तक करोगे, 5 साल उसका लाइफ है।
तो अब 5 लाख के बेसिस पे नहीं कर सकते। तब हमें क्या करते हैं कि हम लोग उसका एवरेज कर देते हैं कि नहीं भाई, हम इसको बीच में लेके जाए तो 2.5 लाख आ जाएगा। लॉजिक यही है इसका। जैसे अगर आपको याद होगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल वैल्यू और इशू प्राइस का एवरेज करके डिवाइड करते थे, याद आ रहा है? डिवाइडेड बाई आरवी प्लस आईपी बाई 2। ये क्यों करते थे? एवरेज करने के लिए। दैट मींस एक बार में थोड़ी पैसा लग रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल तो इवनली हो रहा है, इसीलिए डिवाइड बाई 2 करके एवरेज किया जाता है। तो दिस इज द एक्चुअल लॉजिक। आई होप द फॉर्मूला ऑफ एआरआर इज क्लियर। अभी सारे फॉर्मूलास को एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर हम लोग सम्स पे चलते हैं, राइट? अब पे बैक पीरियड पे बात करते हैं। पे बैक पीरियड बहुत इजी है। अगर आप पे बैक पीरियड को समझ लेंगे तो एग्जाम का भैया देखो 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। पे बैक में 2 कंसेप्ट आता है। एक आता है फिक्स्ड कैश इनफ्लो और एक आता है अनइवन कैश इनफ्लोस। वी कैन से इवन कैश इनफ्लोस मतलब हर साल कैश इनफ्लो सेम है, और एक जहां पर हर साल कैश इनफ्लो डिफर कर जाता है। तो अगर फिक्स्ड कैश इनफ्लो हो तो सिंपल सा लॉजिक है, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहां पे कुछ एवरेज करने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे भी कारण है, डिवाइडेड बाई पे कैश इनफ्लो। देखो लॉजिक क्या है, हम तुमसे एकदम सीधा सवाल पूछते हैं। तुम्हारे पॉकेट से आज 1 लाख रुपया निकला, राइट? कितना निकला बेटा? 1 लाख। हर साल तुम 25,000 रुपया करके कमा रहे हो, तो भैया पहला साल 25 कमाए। अभी तुम्हारा टारगेट है कि 1 लाख यूज निकला है, कितने दिन में वापस हो जाएगा? पे जो आपने पे किया वो कितने दिन में बैक हो जाएगा, वापस हो जाएगा। यही लॉजिक है पे बैक का। आप पे क्या कर रहे हो? इस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को पे कर रहे हो, राइट? क्या पे कर रहे हो बेटा? इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को पे कर रहे हो। अब आपको चेक करना है कि कितने दिन में ये पैसा वापस हो जाएगा। तो अगर आपके पॉकेट से 1 लाख गया और हर साल 25-25 करके आएगा, तो भैया तुम्हारे पास आंसर आ गया। हाँ सर समझ गए, 4 साल में पैसा वापस। पे हैज बैक। लॉजिक समझ में आ रहा? पे बैक हो गया। पे क्या किए? 1 लाख, वापस कितने दिन में आया? 4 साल में। तो यहां पे भैया एवरेज करोगे क्या? नहीं, क्योंकि पैसा तो 1 लाख ही गया है, एवरेज तो गया नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब आप प्रॉफिट पे बात करते हो तब आप एवरेज करते हो, राइट? ओके, यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन सर अगर अनइवन कैश इनफ्लो हो तब क्या करना होगा? तब आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। अच्छा बेटा ये बात समझ लेना, ये कैश इनफ्लो है। क्या है? कैश इनफ्लो। तो जब अनइवन कैश फ्लो होगा तो हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के बेसिस पे काम करेंगे। मैं एकदम अटमोस्ट पॉइंट पे आता हूं, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो तुमको पता है सबसे पहले क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन। हालांकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो मैं एकदम डायरेक्ट डी और आई माइनस करके ईबीटी पे पहुंच जाता हूं, कोई तकलीफ नहीं होगा। हर साल का अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, हर साल का डेप्रिसिएशन तुमको मिल जाएगा, उससे तुमको क्या मिल जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। कोई दिक्कत? अब इससे क्या माइनस करेंगे मेरे बच्चे? टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स से क्या माइनस हो जाएगा? टैक्स। क्या आ जाएगा मेरा भाई? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स का किस फॉर्मूला में यूज है? अभी सोच के बोलेगा, ARR। और वापस से क्या ऐड कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? कैश इनफ्लो। तो जो भी यहां पे अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, यही डेप्रिसिएशन वापस इस कॉलम में लिखोगे, क्या मिल जाएगा मेरे भाई? कैश इनफ्लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यही है तुम्हारा कैश इनफ्लो जो निकाला जाता है। अब सवाल यह है कि इस कैश इनफ्लो से हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो पे कैसे जाएंगे? मतलब हमको कैश इनफ्लो के बाद क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो पे के तरफ जाना होगा। तो कैसे जाओगे? बहुत सिंपल है बेटा, मैं एक बार नंबर्स रखूंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए पहला साल का कैश इनफ्लो है 30,000,
दूसरे साल है 40,000, तीसरे साल है 45,000, फिर है 25,000, फिर है 25,000, मान लो जो भी रखो, अपना चॉइस है। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाना है। क्या बनाना बेटा? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ क्यूमुलेटिव? बचपन में पढ़े थे ना क्यूमुलेटिव, मीडियन टॉपिक में, वही वाला है। 30 था, 30, फिर वापस कितना कमाए? 40, तो कितना बन गया? 70, फिर कितना कमाए? 45, तो कितना बन गया? 1,15,000, फिर 25 कमाए तो कितना बन गया? 1,30,000, फिर 25 कमाए तो कितना बन गया? 1,55,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भैया लॉजिक देखो, सिंपल है। तुम्हारे पास एक खुला मैदान है, एक खाली बर्तन है, एक खाली कुछ भी समझो डब्बा है। पहला साल कमाए 30,000 डाले, फिर कमाओगे कितना? 45, तो फिर 45 डालोगे। अब बोल ना रे कितना हो गया? 75, फिर कितना डाले? 45, कितना हो गया? 1,15,000। तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्यूमुलेटिव। अब अगर तुम्हारे पॉकेट से पे हुआ है मान लो 1,20,000, अपने मन से रख रहा हूं बेटा, ये नंबर सब क्वेश्चन में दिया रहता है। तुम्हारे पॉकेट से कितना पे हुआ? 1,20,000। अब आप मुझे बताइएगा कि किस पॉइंट पे जाकर ये रिकवरी हुआ। क्या ये इस जगह पर हुआ? नहीं सर। क्या इस जगह पर हुआ? नहीं सर, अभी तक पैसा उठा नहीं है। क्या यहां हो गया? नहीं सर, अभी तक नहीं उठा। लेकिन सर इसके और इसके बीच में रिकवर हो गया, यस और नो? क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? सर मेरे पॉकेट से कितना गया? 1,20,000। अपने को गुल्लक में कितना, अपने को उस डब्बे में कितना करने का? 1,20,000। पहला साल डाले 30, अभी तक कवर नहीं हुआ। फिर डाले 40, अभी तक कवर नहीं हुआ क्योंकि 70 ही बना। फिर डाले 45, 1,15,000 हुआ, कवर नहीं हुआ, मतलब 3 साल तो डाल दिए। तो हम डायरेक्ट पे बैक कैसे लिखेंगे? 3 साल, देखो बेटा, आफ्टर 3 बट बिफोर 4, तो 3 प्लस 3 साल से ज्यादा। यहां तक क्लियर है? अब आइए, अब जल्दी से बताओ बेटा, 3 साल में तुम कितना रुपया गुल्लक में डाल दिया? 1,15,000, हाँ या ना? पक्का पक्का। तुमको पे बैक करने के लिए कितना चाहिए? 1,20,000। डाल कितना दिए? 1,15,000। और कितने का जरूरत है? 5,000। यस सर। और ये 5,000 आपको 4th ईयर में कमाना, और 4th ईयर में आपने टोटल कितना कमाया? 25,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरे साल में कमाए 25, आपको चाहिए 5,000, तो कितना टाइम लगा प्रोपोर्शनेटली? तो ये 1/5 यानी 0.2 हो रहा है, तो 3.2 years। दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? जल्दी से लाइक जरूर करिएगा बेटा, पसंद आ रहा हो तो जरूर अपना व्यू, अपना कमेंट, नहीं समझ में आए, नहीं पसंद आए वो भी बताओ। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, बट जितना प्यार दोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरी आवाज से समझ रहे हो कि मेरा भी क्या पोजीशन है? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। पक्का बात? वेरी गुड। एक बार सर, एक बार ना इसको वापस तो, लेकिन जानते हो बेटा जब वापस पढ़ेंगे ना तो नंबर्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कैसा लगेगा मेरा बात? चलो पे को चेंज कर लेते हैं, पे को कर लेते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट को कर लेते हैं, मान लो 1,00,000 रुपया। कितना रुपया बेटा? 1,00,000 रुपया। आइए यहीं पे करेंगे, ये डैश डैश से क्या करना है? आई बताइए कितना रुपया कमाना है? कितना रुपया लगा है? 1,00,000। पक्का कितना लगा है बेटा? 1,00,000। पहला साल कितना आया? 30, दूसरे साल 70, अभी तक पैसा उठा क्या? नहीं। तीसरा साल 1,15,000, हाँ सर उठ गया। मतलब सर इस बार जो हम रिकवरी कर रहे हैं वो इसके बीच में कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच में, तो 2 प्लस, यस और नो बेटा? 2 प्लस, राइट और रॉन्ग? हाँ सर। सर 2 साल में कितना रुपया उठ गया? 70। चाहिए कितना? 1,00,000। बचा कितना? 30,000।
कौन सा ईयर में कमाना है? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आप टोटल कितना कमाए? 45,000। बोलो अभी क्लियर हो रहा है क्या? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी अर्न इन थर्ड ईयर एंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इन दैट ईयर, दैट सिंपल। मैं बस फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2/3 हो रहा है, मतलब 2.67 ईयर्स। जरूरत नहीं रही कैलकुलेटर का। 2.67 ईयर्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेबैक का कंसेप्ट आपके दिमाग में उतरा, हाँ या ना? कहीं ना कहीं हम आपके लिए 5 से 10 मार्क्स का दरवाजा खोल दिए, एआरआर कंप्लीट कर दिए, पेबैक कंप्लीट कर दिए। आइए देखते हैं अगर उस पर कोई सम्स है तो उसको भी देख लेते हैं। आइए देखो क्या बोला है। अबाउट द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन ऑन द पेबैक ऑन द बेसिस ऑफ अ पेबैक रेसिप्रोकल। अरे बाबा, रेसिप्रोकल बाद में, पहले पेबैक। पहले पेबैक करते हैं। तो आइए इसका पेबैक निकालने की कोशिश करते हैं। मशीन एक्स का पेबैक क्या होगा? सर 2 लाख रुपया लगा, कैश इनफ्लो कितना है? 25,000। हर साल का सेम है, तो कितने साल में पैसा वापस? 8 साल में। यस और नो? वाई की बात करो, वाई का पैसा कितना लगा? 3 लाख। हर साल कितना रुपया आएगा? 30,000। कितना साल में पैसा वापस? 10 साल में। अब ध्यान दो, देखो क्या होता है, कुछ चीजें आप पेबैक से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सही है कि गलत है। यहां पे जिस बच्चे को थोड़ा कम नॉलेज होगा, सॉरी टू से दिस, बट वो यही बोलेगा अरे हाँ सर ये वाला बढ़िया, लेकिन बेटा इसमें पैसा भी कम लगा। यहाँ 2 लाख लगाए, यहाँ 3 लाख लगाए हो, पैसा ज्यादा लगाए हो तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सिचुएशन पे हम जाकर पेबैक रेसिप्रोकल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा? पेबैक रेसिप्रोकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्या चेक कर रहे हैं बेटा? पेबैक रेसिप्रोकल। और कैसे? जल्दी से बताओ क्या होता है पेबैक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, फटाफट एवरीवन। देखो बहुत सिंपल है। पेबैक निकल गया ना? अभी देखो, बस कुछ नहीं करना है। पेबैक रेसिप्रोकल के लिए फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई पेबैक इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो x का क्या होगा? 1। पेबैक क्या है? 8 इंटू 100, कितना परसेंट आया बेटा? 12.5%। और y की बात करें तो 1, और इसका पेबैक कितना है? 10 इंटू 100, दैट इज 10%। पक्का? तो यहां पर हम क्या सीख गए बेटा? पेबैक, यस। पेबैक रेसिप्रोकल, यस। इसके साथ अगर हम ये पूछे पोस्ट पेबैक प्रॉफिट, क्या बोला रे? पोस्ट पेबैक प्रॉफिट, या बोल सकते हो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट, या इनकम बोल सकते हो, जो भी। देखो बेटा, 8 साल में तुम्हारा पैसा रिकवर हो गया, और इसका लाइफ कितना है? 10 साल, यानी 2 साल और तुमको जो कमाओगे वो घर पे पैसा आएगा। 2 इंटू 25,000, कितना रुपया आएगा बेटा? 50,000। अग्री करते हो? वाई की बात करें तो वाई का कितना दिन में पैसा वापस हो गया? 10 साल में। 14 साल काम कर पाओगे, 4 साल और कमाओगे, तो 4 साल इंटू 30,000 करके और कमाए तो कितना आया बेटा? 1,20,000। तो these are the different formulas for which a question can be asked, right? कोई दिक्कत? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? पेबैक सीखे, पेबैक रेसिप्रोकल सीखे, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट सीखे। इज दिस क्लियर? बट स्टिल बेटा, अगर अभी भी मैं तुमसे पूछूं कि विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, व्हाट विल बी योर आंसर?
चलिए देखो ना बेटा, 50,000 रुपया आप कमाए हो ना एक्स्ट्रा, और आपका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, तो 50,000 बाई 2 लाख कितना का एक्स्ट्रा इनकम हो गया वो चेक कर लो परसेंटेज में। सेम में यहाँ 1,20,000 बाई 3 लाख, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितने दिन में अपने पैसे को रिकवर करने के बाद आप क्या प्रॉफिट कमा रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आज देखो क्या बोला, प्रोजेक्ट 1 का कॉस्ट है 8 लाख, प्रोजेक्ट 2 का कॉस्ट है 12,80,000। देखो दोनों का कॉस्ट अलग अलग है बट लाइफ सेम है, बोथ हैव अ 10 ईयर लाइफ। यूनिफॉर्म कैश रिसीप्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट 1 1,60,000 एंड प्रोजेक्ट 2 3,20,000। सैलवेज वैल्यू एक्सपेक्टेड और प्रोजेक्ट 1 5,60,000 डिक्लाइनिंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 80,000 एंड प्रोजेक्ट 2 6,40,000 डिक्लाइनिंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 1,60,000। विच वन इज टू बी सेलेक्टेड, किसको सेलेक्ट करोगे? पक्का? क्या होगा? सोचो, समझो, बुद्धि लगाओ, आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है बेटा, यहां पढ़ने आए हैं। चलो देखते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी तरीका है, ध्यान देना बेटा। अगर हम सिर्फ पहले प्रोजेक्ट 1 की बात करें तो प्रोजेक्ट 1 का कंसेप्ट क्या है कि मेरा कैश इनफ्लो 1 2 3 जितना बनाना बना लो, बट अभी देखते हैं प्रोजेक्ट 1 का कैश इनफ्लो कितना है बेटा, 1,60,000। तो अगर हम सीधा कैश इनफ्लो की जगह पे, ठीक है कैश इनफ्लो ही बनाते हैं, ध्यान देखते हैं क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म कैश रिसीप्ट एंड प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें एक बात बोला, सैलवेज वैल्यू एक्सपेक्टेड आर, अगर हम पहला साल बेच देना तो मेरे को 5,60,000 मिलेगा। तो अगर हम कैश इनफ्लो के बाद क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाए और सैलवेज वैल्यू करें तो टोटल कैश इनफ्लो आएगा। मतलब ध्यान से समझना, पहला साल मेरे को यूनिफॉर्म कैश रिसीप्ट 1,60,000, तो क्यूमुलेटिव भी 1,60,000 और सैलवेज वैल्यू मेरा 5,60,000 होगा। अल्टीमेटली कितना रुपया आएगा, 5 और 6 7,20,000। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? पक्का पक्का। सेकेंड ईयर में फिर आप 1,60,000 रुपया का कैश इनफ्लो करोगे, तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना हो गया, 3,20,000। राइट, श्योर। अब ध्यान देना, इसमें बोला कि हर साल 80,000 रुपए से गिरेगा। पहला साल जो 5,60 मिल रहा है, दूसरे साल अब 4,80 ही मिलेगा। तो टोटल मेरा कितना रुपया हो गया, 8 लाख रुपया हो गया। और मेरा कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट 1 का, 8 लाख। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा सेकेंड ईयर में ही पैसा वापस हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कैन आई से दैट माई प्रोजेक्ट is recovered in second year for what, project 1। सेम वे अगर प्रोजेक्ट 2 का बनाए तो अगर हम ये कॉलम ना बना के डायरेक्ट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बना ले तो पहला साल मेरे को कितना आएगा प्रोजेक्ट 2 में, ईयर 1 में आएगा 3,20,000। सैलवेज वैल्यू कितना आएगा बेटा प्रोजेक्ट 2 का, 6,40,000। यही बोला ना। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, 3 और 6 9, 9,60,000। अभी तक पैसा वापस नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में फिर 3,20,000 और आएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 6,40,000। समझ लो बेटा, क्यूमुलेटिव लिख रहे हैं। तकलीफ हो तो कैश इनफ्लो का कॉलम बना लो, जैसे यहां पे हम बनाए हैं। सैलवेज वैल्यू अब डिक्रीज हो जाएगा 1,60,000 से, तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, 4,80,000 होगा क्या? ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। 4 6 10, 11,20,000। अभी भी पैसा रिकवर नहीं हुआ। प्रोजेक्ट थर्ड ईयर में जाए, फिर 3,20 कमाएंगे तो ये मेरे पास 9,60,000 रुपए जमा हो जाएगा। और ये 4,80
से एक साथ फिर गिर गया तो कितना हो जाएगा 3,20,000। तो 9 3 12 12,80,000, यानी मेरा थर्ड ईयर में पैसा जाकर रिकवर होगा फॉर प्रोजेक्ट 2। सो विच प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड? दैट इज प्रोजेक्ट 1 विल बी सिलेक्टेड, बिकॉज इसका पैसा जल्दी आ रहा है, इसका पैसा बाद में आ रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इसमें थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखो इसको रियलिटी में समझो भैया। ऐसे समझो 8 लाख रुपया आपका प्रोजेक्ट में पैसा गया, हर साल एक साथ आएगा, एक साथ यहां पे आ रहा, पहला साल बेचोगे तो 5 साथ आएगा, तो अल्टीमेटली कितना आया? 7,20,000। बोला अगर पहला साल नहीं बेच के जाके दूसरे साल बेचते हो तो 5,60 की जगह आपको 80,000 कम मिलेगा, 480 मिलेगा, लेकिन ये एक साथ के साथ एक साथ और जुड़ जाएगा। ऐसे करके अपने को कंपैरिजन करना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कहीं ना कहीं हम आपको पेबैक, एआरआर, पेबैक रेसिप्रोकल, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ा चुके हैं, राइट? ये एआरआर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज इसको ट्राई करिएगा बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज इसको ट्राई करिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, हर साल का अलग अलग है, तो आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। पहले डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट, फिर टैक्स, फिर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उससे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करके एआरआर निकालेंगे। प्लीज ये आपका होमवर्क रहेगा। हो जाने के बाद आप जरूर कमेंट करिएगा यस सर डन, ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास इस पे बात करेंगे। अभी ये डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड का कंसेप्ट नेक्स्ट दिन बात करेंगे। डिस्काउंटेड जब सीखने बैठेंगे तो पे बैक का डिस्काउंटेड, एनपीवी, पीआई, कैपिटल रैशनिंग एक साथ कवर हो जाएगा। एक लेक्चर और लूंगा, कैपिटल बजट खत्म कर दूंगा, प्रॉमिस रहा मेरा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई होप यू ऑल लाइक इट। सेकेंड पार्ट इसके बाद आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।